चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। ठीक है, तो इस चैप्टर में 11-12 चैप्टर में आपको इसमें शायद मेंशन रहेगा। ठीक है, अब देखो कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे रिस्क, फंडामेंटल ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। तो पहला लर्निंग ऑब्जेक्ट में इसमें कंसेप्ट ऑफ रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेटिंग रिटर्न, सिंपल एनुअलाइज्ड, सिंपल रिटर्न, एनुअलाइज्ड रिटर्न, कंपाउंडिंग रिटर्न, risk in investment and measuring market risk, sensitivity analysis and concept of margin of safety, comparative analysis to equity and bond returns, calculating risk adjustment return, behavior bias and influence investment return. And रिस्क यहाँ पे हम लोग रिस्क फैक्टर लेते हैं। रिस्क फैक्टर यहाँ पर रिस्क कितने टाइप से रिस्क होता है। रिस्क अवॉइडेंस जो रिस्क को अवॉइड करते हैं, रिस्क लवर जो रिस्क लवर होते हैं, और रिस्क एवर्स मीन्स जोखिम से बचने वाला। जो रिस्क अवॉइडेंस लाइक दैट एफडी करो, चल यार भाई हम लोग एलआईसी करा लेते हैं, एफडी कर लेते हैं। ठीक है, जो रिस्क लेवर जो हायर रिस्क लेके तो हायर रिटर्न भी उनको मिलता है, और जोखिम में बच्चे ठीक है छोटा बहुत ले करके जहाँ पर रिस्क थोड़ा सा कम है। ठीक है, जैसे अपने यहाँ पर रिस्क एवर्स रिस्क, जैसे इंडिया में क्या होता है, यूएस में बॉन्ड 10 ईयर, जैसे यूएस का कोई बॉन्ड है और यूएसडी यूएस का, इसका 10 साल का 10 ईयर है, इसका भी 10 साल का, लेकिन यहाँ पे कूपन रेट 7 है 7। तो हर कोई बंदा क्या करेगा, यहाँ पे यूएस इंडिया में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, तो ट्राई करेगा वो यूएस के बॉन्ड को खरीद, क्योंकि वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। रिस्क, अगर कोई रिस्क लेना चाहता है, नॉर्मली अगर मैं कहूँगा भाई ठीक है वहाँ पर 7% रिस्क दे, तो मैं तुमको यहाँ 10% देता हूँ ना रिस्क, क्या दिक्कत हो। 3% का जो डिफरेंस आ रहा है वो सोचेगा ठीक है यार लेट्स सी। नॉर्मली पीपल इन्वेस्ट इन द यूएस मार्केट बिकॉज ऑफ यूएस मार्केट इज मोर स्टेबल दैन द इंडियन, बट वी गेट 10% इन इंडिया, दैट केस आई कैन थिंक इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो मैं सोचूंगा यार भाई मैं इंडिया में इन्वेस्ट करूँगा, 3% है तो 3% क्या पता, ठीक है 3% मेरा नीचे भी चला जाएगा तो मेरे पास बराबर रह जाएगा। ठीक है, इंक्रीज रिस्क हायर रिटर्न, जितना आपका रिस्क आपका इंक्रीज रिस्क होगा उतना आपका रिटर्न यहाँ पे हायर होगा। ठीक है, अब सिंपल रिटर्न कैसे निकालते हैं, जनरली फॉर्मूला होता है यहाँ पे। ठीक है, टोटल रिटर्न, टोटल रिटर्न अपॉन टोटल इन्वेस्ट, ठीक है, -1, अगर आप इस चीज़ को टोटल निकाल, जैसे हमने कोई स्टॉक्स को बाई किया यहाँ पे और उसका बाइंग कमीशन दिया 10 ड्यूरिंग होल्डिंग पीरियड, उसको हमने ड्यूरिंग होल्डिंग पीरियड यहाँ पर डिविडेंड लिया हमने 20 रुपीज़, और स्टॉक को सेल किया हमने 250 पे, और सेलिंग कमीशन हमने 20 दिया, तो हमको सिंपल इंटरेस्ट, तो हम क्या निकाले हमने टोटल यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट कितना था। ठीक है, तो टोटल हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ 100 रुपये हमने यहाँ पर दिए। ठीक है, और प्लस हमको बाइंग में कमीशन दिया हमने। ठीक है, हमने इन्वेस्ट बाइंग कमीशन हमने ये भी दिया। ठीक है, और 20 रुपये हम अपने को क्या मिला यहाँ पे डिविडेंड, तो 130 रुपये हमारे यहाँ पे गया। ठीक है, और स्टॉक्स को हमने सेल किया, स्टॉक्स को हमने क्या सेल किया 250 में ये दिया, और सेलिंग कमीशन, और ये हमने यहाँ पे 30 रुपये जो हमने प्रॉफिट किया हम इसमें से निकाल के 220 पे हम लोग यहाँ पे ये आ गए। तो हमारे पास टोटल कितना आ गया, हमारे पास टोटल यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर नेट बाइंग हमारा 110 + 20, और नेट सेलिंग डिविडेंड, तो ये हमारा क्या आ गया 250 - 130। ठीक है, एंड 0, अगर हम ये देखें यहाँ पे 250 अपॉन टोटल रिटर्न, टोटल रिटर्न कितना है हमारे पास,
टोटल रिटर्न आया हमारे पास ये 250, ठीक है, 220, सॉरी 220/130। तो एक बार इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर ये कितना आता है, 220/130, ये आ गया आपका टोटल, ठीक है। ये यहाँ पे एक सेकंड फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल होल्डिंग, यहाँ पे टोटल वैल्यू थी हमारी, टोटल इन्वेस्ट, टोटल रिटर्न अपने को मिला यहाँ पे टोटल रिटर्न मिलेगा अपने को 250, सॉरी 220 है ना, 220/130। तो यहाँ पे एक सेकंड, 250 माइनस 220 माइनस यहाँ पे 120/130, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेकंड फ्रेंड्स, यहाँ पे जो नेट बाइंग कॉस्ट हुई हमारी इतनी हुई, नेट सेलिंग कॉस्ट यहाँ पे 220 हो गई, और ये टोटल हमारा जो टोटल रिसीव्ड होगा 240, ठीक है, 240, और ठीक है, तो 240 एंड हाँ 240 250 थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है मेरे से, यहाँ पे हमारा टोटल नेट सेलिंग कॉस्ट आ गया 230 टोटल हमारा कॉस्ट जो है बाइंग कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट हमारे यहाँ पे बाइंग कॉस्ट टोटल बाइंग कॉस्ट आ गया हमका, नहीं हम केवल ये बाइंग कॉस्ट आएगा, तो यहाँ पर 240 माइनस 30, एक सेकंड फ्रेंड्स, यहाँ 250 हमारा सेल हुआ, और हम इसको जो सेलिंग कॉस्ट है 30 रुपये ये निकाल देंगे, और 20 रुपये का हमारा डिविडेंड, 20 रुपये हम लोग यहाँ पे डिविडेंड में जोड़ देंगे, ठीक है, 40 आ जाएगा, 240/110, ठीक है, हाँ तब आ गया 118, करेक्ट, ये आ गया फ्रेंड्स, गलत कर रहा था मैं। जो हमारा बाइंग कॉस्ट था, जो हमारे यहाँ पे बाइंग टोटल बाइंग कॉस्ट था, ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ पर जो टोटल बाइंग मतलब जो बाइंग कॉस्ट थी हमारी 110 प्लस हमारा 10 रुपीज़ हमने ये दिया, हमने 100 ये हमने 110 दिया, और हमारा सेलिंग कॉस्ट क्या है यहाँ पे, हमारा 250 हमारा सेल है, 30 रुपये हमने ये निकाल दिए, और 20 रुपये अपने को इसमें मिले, तो ये हो गया तुम्हारा 10, तो ये 40 हो गया। तो मैंने आपको क्या बोला, टोटल रिटर्न 240/110 -1, तो ये आपका 118% निकल जाएगा, ठीक है। तो एनुअलाइज रिटर्न हम लोग कैसे निकालते हैं, ये तो हमारा सिंपल रिटर्न। अगर हम लोग एनुअलाइज रिटर्न निकालते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर 5 ईयर के ले रहे हैं, तो 5 ईयर मतलब यहाँ पर 60 मंथ, तो हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल एनुअल रिटर्न रहेगा, ठीक है, जो ये रहेगा सिंपल इंटरेस्ट या उसको होल्डिंग पीरियड, उसको इंटू 12 और डिवाइडेड बाय हम लोग 60 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, आपका एनुअल रिटर्न फ्रेंड्स, ठीक है। और नेक्स्ट केस में हम लोग यहाँ पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का एक फार्मूला होता है CAGR, कंपाउंडिंग एनुअल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर एंड वैल्यू जो भी आएगी और इसकी बिगिन वैल्यू की पावर 1/n और n, ये कभी कभी फार्मूला भी आ जाता है,
और यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए करो तो यहाँ पर यूज़ 6 नंबर बटन करके दबाते हैं हम लोग एक्सेल पर, उससे निकल। पर अगर आप कभी यहाँ पर 1/2 टाइम पीरियड 2 भी निकाल सकते हैं, ठीक है, आप वैसे नॉर्मली निकालते हैं। तो रिस्क इन इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लेशन रिस्क क्या होता है, जैसे मैंने ये आपको पहले बता, इफ़ यू इन्वेस्ट 100 रुपी 6% के हिसाब से, एक तो 60 रुपये निकलता है। ये आइसक्रीम अगर 8% के हिसाब निकलता तो ये, तो ऑलवेज रिटर्न शुड बी इज़ ग्रेटर देन इन्फ्लेशन, ठीक है। इंटरेस्ट रेट, कॉलेबल बॉन्ड क्या होता है, कॉलेबल बॉन्ड होता है जब हमारा इंटरेस्ट रेट फॉल होता है, और पोर्टेबल बॉन्ड में क्या होगा, इंटरेस्ट रेट आपका राइज हो गया, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं आपको जस्ट ये पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद आप इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रिस्क में करोगे, इंटरेस्ट रेट बॉन्ड में, अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, ये मैंने पहले ही समझा के रखा है, बॉन्ड रेट और ये दोनों अपोजिट होते हैं। इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड यील्ड आपके दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये मैंने आपको पहले समझा रखा है। बिजनेस रिस्क में ये डायरेक्टली ऑपरेशन रिस्क में आता है, कोई भी बिजनेस अगर आप खोल ले उसके ऑपरेशन से रहता है। मार्केट रिस्क यहाँ पर 2 टाइप्स का होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क और करेंसी रिस्क। जैसे हमारा आईटी सेक्टर अभी मोस्टली एक्सपोर्ट्स होता है, अगर वहाँ पर जैसे फिलहाल अभी डॉलर देख रहे होगे, डॉलर यहाँ पे ऊपर जा रहा है, तो आईटी सेक्टर में प्रॉब्लमेटिक आ रहा है, क्योंकि जो डॉलर की कीमत, फार्मा और आईटी सेक्टर बहुत हिट होते हैं, ठीक है। क्रेडिट रिस्क बैंकिंग से डिपेंड है, बैंकिंग सेक्टर, इफ़ यू बोरो फ्रॉम द बैंक बट डू नॉट पे द सेम रीजन बिकॉज वी कांट पे, तो ये सब हमारा क्रेडिट रिस्क में आता है, ठीक है। ठीक है, हम लोग पे नहीं कर पा रहे हैं भाई, ये सब क्रेडिट रिस्क में आता है। लिक्विडिटी की रिस्क क्या होगी, पता चला हम लोग मार्केट में नो बायर और एंड नंबर ऑफ बायर एंड सेलर इज़ अ मार्केट रियल, तो यहाँ पर कैसा है, जहाँ पर हमारा लिक्विडिटी जब तभी कहते हैं कि भाई अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में बाय करो। पता चला जहाँ बाइंग तो होगी, सेलिंग में आपको दिक्कत आ रही, कोई सेलर है ही नहीं, तो लोअर सर्किट, तो बायर, इसीलिए लिक्विडिटी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपका रियल स्टेट में क्या होता है, रियल स्टेट में आपके पास प्लॉट है, मकान है, लेकिन जब आपको बेचना होता तब वो नहीं निकल पाए, क्योंकि देयर इज़ नो लिक्विडिटी इन द रियल स्टेट। पॉलिटिकल रिस्क क्या, इफ बीजेपी गवर्नमेंट लूज इलेक्शन देन अडानी रिलायंस लैंड मे बी ड्रॉप बिकॉज ऑफ डायरेक्ट रिलेशन विद द बीजेपी, ठीक है। कंट्री रिस्क जैसे तुम्हारा जीडीपी, इन्फ्लेशन, कुछ वॉर होता है, ये सब होता है, तुम्हारा कंट्री रिस्क पाता है। रिस्क ऑफ नेचर क्या होता है, सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है कि जब हम सब एक के साथ काम सोचते हैं, सबके साथ एक साथ, जैसे अगर पीएम यहाँ पर एक पीएम अनसर्टेनिटी डेथ, हमारे प्राइम मिनिस्टर की अनसर्टेनिटी, डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, ठीक है, मतलब वर्ल्ड अपना नेशनल लेवल पर कुछ हो जाता है, तो उसमें हमारा कंडीशन में सिस्टमैटिक रिस्क आता है, ठीक है। और अनसिस्टमैटिक रिस्क में क्या, डाइवर्सिफाई और ये इंडिविजुअल, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो सिस्टमैटिक रिस्क जो होता है वो तुम्हारा डाइवर्सिफाइड होता है, और जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है वो अनडाइवर्सिफाइड होता है, इसको याद रहे, कभी कभी आता है। रिस्क आउटकम एंड डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग का मेजरिंग रिस्क, हाउ मेजर द रिस्क, ठीक है। यहाँ पर अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन है, मेजर रिस्क है। एक सेकेंड फ्रेंड्स, ठीक है। तो मेजरिंग रिस्क यहाँ पे अनसर्टेनिटी रिस्क है। उसके बाद सेंसिटिविटी क्या होती है, जो अनसर्टेनिटी रिस्क है उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन से मेजर करते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। अनसर्टेनिटी क्योंकि भाई ऊपर नीचे किधर भी जा रहा है, ठीक है। सेंसिटिविटी को हम लोग बीटा, ड्यूरेशन, डेल्टा, जनरली हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। लॉस यहाँ पर वैल्यू एट रिस्क, VR करके बोलता है, ठीक है। तो वैल्यूशन जो हम निकालते हैं किसी चीज़ के वैल्यूशन, कैश रिस्क प्लस ग्रोथ, ठीक है। उसकी भाई कैश क्या है, उसका रिस्क क्या है, और उसमें आने वाले पोटेंशियल में ग्रोथ क्या है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की अगर कोई वैल्यूशन और करंट प्राइस, ठीक है। जैसे हम लोग किसी स्टॉक्स की वैल्यूशन 800 है और उसकी करंट प्राइस चल रही है यहाँ पे 300, तो 500 की जो है, जो उसका प्रीमियम है, वो उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स आपको, ठीक है। अगर अपने को रिटर्न ऑफ बॉन्ड ग्रेटर देन रिटर्न ऑफ इक्विटी है, तो आपको स्टॉक को सेल करना है, क्योंकि ऊपर जा रहा है। रिटर्न ऑफ बॉन्ड इज लेस देन रिटर्न ऑफ इक्विटी, तो बाय स्टॉक्स करना है। व्हेन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज एंड व्हेन इंटरेस्ट रेट फॉल, ठीक है।
जॉनसन अल्फ़ा का फॉर्मूला है ये भी आर पी द पोर्टफोलियो रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो एंड मार्केट रिस्क प्रीमियम। ठीक है, इसको हम लोग आर पी माइनस यहाँ पर हम लोग बीटा भी ये कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या फॉर्मूला डाला था, रिस्क रेट रिटर्न प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ ये डाला था। तो इस सेम यहाँ पर आर पी के माइनस आर एफ ब्रैकेट में आर एफ प्लस यहाँ पे बीटा इंटू आर एम टोटल इस ओनली इसने ये ले लिया है। ठीक है, आर एम ले लिया मात्र यहाँ पे रिस्क ऑफ रिटर्न। ठीक है, शार्प रेशियो क्या था, शार्प रेशियो जो मेजर होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन पे मेजर होता है। इट मेजर द रिस्क प्रीमियम ऑन द पर यूनिट स्टैंडर्ड डेविएशन। और जो ट्रेनर रेशियो होता है ये इट रिस्क प्रीमियम अर्न पर यूनिट बीटा, ये बीटा पे ये जनरली मोस्टली ये तुम्हारे म्यूचुअल फंड में हम लोग जब म्यूचुअल फंड को सेट करते हैं तो उस टाइम पे निकाले जाते हैं। ठीक है, होप समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, बिहेवियर बाइस क्या होता है, बिहेवियर बाइस इन्फ्लुएंस इन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये चीज़ हम लोग थोड़ा यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, बिहेवियर बाइस करेक्ट। एक सेकेंड, हाँ, तो इसमें हम लोग देखते हैं पहला आता है हमारा लॉस एवर्जन बाइस। लॉस इज़ डबल प्लीजर देन द प्रॉफिट। जब अपने को लॉस हो रहा होता है तो हम लोग उसको वेट करते रहते हैं। 90% राइट पीपल्स कैरी लॉस एंड द प्रॉफिट बुक्स क्विकली, समझते हैं उसको हम लोग सोचते हैं, तो उनको वहाँ उसमें मज़ा आता है कि यार चलो चलो, और जब प्रॉफिट आता है तो हम लोग क्विकली उसको बुक कर लेते हैं। ठीक है, कंफर्मेशन बाइस होता है इफ़ रिसर्च स्टॉक्स दैन टेक एंट्री द स्टॉक्स आफ्टर दैट स्टॉक्स प्राइस गोइंग अपोजिशन यू मे बट इन्वेस्टर फील ही इज कन्फर्म दैट ही इज़ द राइट कॉल्ड कन्फर्मेशन। जब हमने किसी स्टॉक्स पे यहाँ पे एंट्री लेकर रखी, हमने उसका देखा ठीक है फंडामेंटल है सब कुछ देखा, बट हमको लगा चलो अभी ऊपर जाएगा, खुदा ना खास तो वो नीचे चला गया, लेकिन हम कंफर्मेशन रहते नहीं नहीं ये जी ऊपर जाए, क्योंकि हमारा जो एनालिसिस है वो बड़ी है, तो हम नहीं देख रहे भाई प्राइस इज सुप्रीम। ठीक है, तो इस चीज़ कंफर्मेशन बाइस। ओनरशिप बाइस क्या होता है, जो हमारे पास है हमको लगता है कि उसकी वैल्यू बहुत है लेकिन वैसा नहीं है। यस बैंक, जैसे यस बैंक की मार्जिन कहाँ थी। ठीक है, तो ओनरशिप मतलब समझ गए, जो हमारे पास ये है वो उनको लगता है। गैम्बलर फैलेसी क्या होता है, गैम्बलर फैलेसी मतलब कि हमको लगता है कि अगर रिलायंस का शेयर इतना गिर गया है अब नहीं गिरेगा, खरीद लो इसका इतना तो है ही नहीं, इसी गैम्बलर फैक्ट। कोई स्टॉक गिर रहा है हमको लगता है अरे नहीं नहीं भाई अब तो ये वापस चढ़ जाएगा यहाँ पर, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं गैम्बलर फैलेसी। हार्ड मेंटेलिटी फॉलो, हार्ड मेंटेलिटी मतलब क्या होता है कि दूसरों को फॉलो करना। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब अगर किसी तुम्हारे दोस्त ने कोई स्टॉक्स लिया, उसने कहा भाई ये ले ले, मैंने ये लिया, ये तो अब ये जाएगा, न्यूज़ फॉलो करना, इसको करना। ठीक है, उसको बोलते हैं हार्ड मेंटेलिटी। एंकरमेंट और एंकरिंग क्या होता है, किसी की भी कहा सुनी बातों पर फोकस होकर अडिग रहना, मगर न्यूज़ दैट इज़ न्यूज़ पर किसी ने बताया कि शेयर को बाई करो। ठीक है, किसी की बातों पे रखे एक फोकस, एक पर्टिकुलर नहीं भैया उसने तो बताया, न्यूज़ पे बताया ये ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंकरिंग, फोकसिंग। ठीक है, तो हार्ड मेंटेलिटी गैम्बलिंग ओनरशिप कंफर्मेशन लॉस एवर्जन बाइस ओनरशिप। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स यहाँ पे चैप्टर नंबर 10, यहाँ पर ये 11, तो यहाँ पर ये क्लोज करते हैं हम लोग। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 में हम लोग आते हैं। यहाँ पे चैप्टर नंबर 12 क्या फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग करते हैं। चैप्टर नंबर 12 आता है क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है, क्वालिटी ऑफ ए गुड रिसर्च रिपोर्ट ये आता है 5 नंबर का। इसमें शायद मैंने लर्निंग ये डाला हुआ है। लर्निंग ऑब्जेक्ट में गया एसेंशियल ऑफ ए गुड रिसर्च रिपोर्ट, चेकलिस्ट बेस्ड ऑन द अप्रोच ऑफ राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट। क्वालिटी ऑफ द गुड रिसर्च रिपोर्ट क्या होता है, क्लैरिटी ऑफ द आइडिया, सिंप्लिसिटी ऑफ द डिलीवरी, प्रेजेंटिंग द आर्ग्यूमेंट क्लैरिटी, narrative structure, create customized report accordingly to the reader types, writing a good research report, planning, drafting and editing। इसमें तुम्हारे क्या होता है, 2 टाइप्स होता है, फैक्ट बेस्ड सेक्शन
in research report, view based section in research report. Peer group analysis, shareholding pattern, company fundamental keys, financial indicator and financial. ठीक है, peer based मतलब ये टोटली आपका क्वांटिटी बेस्ड बात है और एक क्वालिटेटिव बेस्ड बात है. कंपनी बिजनेस की स्ट्रेंथ एंड कंसर्न इंडस्ट्रीज. Sources of information, annual report, quarterly report, calculation. Source of information, communication with the management, personal understanding of the business and type of the watch out. देखते हैं type of things to watch out. Unnecessary details, long sentence, no proper structure, inconsistent view, complex. तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. ठीक है. Rating conversion. Analyst यूज रेटिंग लाइक बाई, ओवरवेट, होल्ड, अंडरवेट. बाई कहेगा, अगर बाई करे उसको लगा कि यार अभी ये एक मतलब इसको बाई करना चाहिए तो बाई करेगा. एक अगर उसको लगता है कि आर ए को लगता है ये एक ओवरबॉट वेट कंडीशन हो गया है, तो मतलब क्या है कि प्राइस अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से नीचे चला गया है. ये प्राइस ये इसका मतलब क्या होता है कि प्राइस अपने इंट्रेंसिक वैल्यू के ऊपर घम रहा है काफ़ी, ये एक ओवर बॉट हो गया है. तो उसको लगता है हाई प्राइस देन द मार्केट प्राइस, उसकी वैल्यू मार्केट के प्राइस से ज़्यादा है. होल्ड मतलब कि उसको लग रहा है कि हाँ यहाँ पर होल्ड करना चाहिए, प्राइस सस्टेन ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी रखता है. और अंडरवेट का मतलब होता है कि प्राइस एक अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू से काफ़ी नीचे चला गया, तो यहाँ पे मार्केट के प्राइस से वो काफ़ी नीचे, ये पुल बैक या फिर ये बाउंस बैक करना चाहिए. दिस इज़ द अंडरवेट सेल. या फिर सेल का देता है कि सिग्नल हाँ भाई इसको सेल करिए. ठीक है. तो बाय, अंडरवेट, ओवरवेट, होल्ड एंड सेल ये सब देता है. चेकलिस्ट बेस्ड ऑन द अप्रोच ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट. इन ए पॉपुलर बुक ऑफ द चेकलिस्ट मैनिफेस्टो, ऑथर डॉक्टर अतुल गवांडे. अतुल गवांडे कोई बुक है, मेक ए डिस्टिंक्शन फॉर बिटवीन द एरर, ठीक है, ऑफ इग्नोरेंस, मिस्टेक ऑफ आउट. जैसे कोई डॉक्टर कभी ऑपरेशन के रेडी होते हैं तो उनके बहुत सारी चीज़ें होती है कि भाई ये करना है वो करना है, तो उनके बुक बहुत ये न्यूयॉर्क में बहुत फेमस बुक है. आप चाहो तो इसको मंगा लेना. ठीक है, मेरे पास अभी मैंने कुछ दिन पहले ये मंगाई है. ठीक है. तो ज़िंदगी में मिस्टेक्स होते हैं, उन मिस्टेक्स को हम लोग कम कैसे करते हैं. ठीक है. तो कोई भी मिस्टेक्स, कोई भी काम करने से पहले हम लोग मिस्टेक्स को निकालने पड़ते हैं. ठीक है. ए सिंपल चेकलिस्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट रिसर्च रिपोर्ट. जैसे कि हमने कुछ ये क्वालिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव, ये वैल्यूएशन पैरामीटर, ये फाइनल डिसीजन पैरामीटर. क्वालिटेटिव देखते हैं, डू आई अंडरस्टैंड द बिजनेस, क्या मैं समझ गया हूँ. टेक्नोलॉजी, कोलेब्रेशन डिटेल्स, रेवेन्यू मॉडल, सेगमेंट वाइज कॉलेज, इंडस्ट्री चैलेंजेस एंड द सब्स्टिट्यूट, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड द बिजनेस scalabilities, demand supply gap and sustainability, long term outlook and the business mood analysis, downside risk and the pricing power. Quality make equity history and the promoter, constant revenue growth, stable and growing profitability, low leverage and interest coverage, stable and the growing revenue return, stable dividend track record, positive cash flow. Valuation parameter, what is the valuation, intrinsic value of the business, confidence, individual business relative valuation parameter over time, discount to intrinsic value. Final decision parameter, is business cheap relative to the itself peer, justify margin of safety, reason for the market, mispricing and the likelihood of the correlation. Final decision factor and the concern. ठीक है. तो ये आपको फाइनली ये सब चेकलिस्ट देखनी पड़ेगी. ठीक है. ये सब वही है, कम्पिटिटिव, एवरी एंट्री बैरियर्स, मैनेजमेंट क्वालिटी एंड द इंसाइडर एक्शन, शेयर होल्डर पैटर्न, चेंज ओवरऑल बिजनेस, कैटलिस्ट एंड सिंपलिसिटी वॉल्यूम, ऑथर, ऑडिटर्स क्वालिफिकेशन, नोट फॉर द अकाउंट, ऑब्जर्वेशन, कैपेक्स प्लान एंड द फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड द रिसर्च. तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे ये भी आपका चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो गया थी. ठीक है. चैप्टर नंबर 12 यहाँ पर कंप्लीट हो गया. अब चैप्टर नंबर 13 हम लोग देखते हैं. ठीक है. चैप्टर नंबर 13. ठीक है, कोई नहीं, देख लेते हैं. चैप्टर नंबर 13 में क्या होता है. रुको मैं थोड़ा सा यार पानी पी लेता हूँ फ्रेंड्स, है ना.
यार फ्रेंड्स देखो, अभी कल पेपर है, जा रहा हूँ देने के लिए, देखते हैं अभी होता है कि नहीं होता है। ठीक है, लेट्स सी। चैप्टर 13 है यहाँ पर आपका लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर ये मार्क्स 10 मार्क्स का चैप्टर आता है। लर्निंग ऑब्जेक्ट में क्या है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, सम ऑफ द इंपॉर्टेंस रेगुलेशन इन द इंडियन मार्केट सिक्योरिटी, कोड ऑफ कंडक्ट prescribed to the research analyst, management of the conflict of disclosure requirement for research analyst, surveillance mechanism of exchange, ASM and GSM। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस मॉडल। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, RBI, IBBI, सेबी, IRDA एंड PFRDA। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इसमें हम लोग इसका डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का लेख होता है। डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर, इसमें यूनियन बजट, पॉलिसीज, मॉनिटरी पॉलिसी, माइक्रो पॉलिसी सब देखता है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंस, एम्प्लॉय सर्विसेज। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, इसमें रेगुलेशन बनाता है ये सबको और डी इन्वेस्टमेंट करता है, रिड्यूस बर्डन फॉर गवर्नमेंट, सेल ऑन प्राइवेट। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेट एक्शन का क्या रोल है, दिस इज द प्राइमरली कंसर्न विद द एडमिनिस्ट्रेशन टू the Company Act and the other allied act rules and regulation framed thereunder lay mainly the regulatory of the function of the corporate action in the accordance with the law। ये लॉ बनाती है, सब कुछ करती है। ठीक है। इट्स सुपरवाइजरी प्रोफेशनल बॉडीज लाइक ICAI, ICSE एंड द ICAI। ICAI का फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ICWI का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ द, इसका मतलब ICSI का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ द कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ठीक है, ये उसका काम करती है, इसके अंडर में ये भी आते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर मॉनेटरी पॉलिसी, डेवलपमेंट रूल्स, फाइनेंशियल रेगुलेशन, करेंसी इशूअर, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी एंड बोर्ड, सेबी का सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, इट इस्टेब्लिश 92 में ये बना था। इट्स प्राइमरी एम टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इंटरेस्ट एंड द रेगुलेट द डेवलपमेंट ऑफ द, ये इन्वेस्टर का मेन जो पैसा है उसको प्रोटेक्ट करता है, मेन रीजन। ठीक है, और उसमें रूल रेगुलेशन के लिए बनाता है। प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर एंड द प्रमोटिंग मार्केट डेवलपमेंट, रेगुलेटिंग स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर एंड द इंटरमीडिएट्स, इट इन्फोर्समेंट रेगुलेटर अगेंस्ट द इनसाइडर ट्रेडिंग एंड द अनफेयर। ये कभी कोई इनसाइडर ट्रेडिंग करता है या फिर कुछ फॉल्ट करता है, ठीक है, अनप्रैक्टिस कोई अनफेयर प्रैक्टिस करता है, उसको उस पर कड़ी कार्रवाई के लिए कड़ी कार्रवाई करता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर रेगुलेटरी टेक ओवर एंड द एक्विजिशन एंड द इन्वेस्टमेंट, investigating market entries, conducting inspection and inquiries in the security market। SEBI merged with the Forward Market Commission on September 2015 and the now regulator in the commodity market। इसने SEBI ने 15 को फॉरवर्ड मार्केट के साथ मर्ज किया और उस वहाँ से फिर कमोडिटी मार्केट चालू हुई। ठीक है। कहते हैं ज़िंदगी में कभी SEBI और इन्फोर्स डायरेक्टर से कभी पंगा नहीं लेने का। ठीक है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI 1995 में इस्टेब्लिश हुआ था। इंश्योरेंस सेक्टर के लिए रेगुलेट काम करता है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इट रेगुलेट, ये शायद आई थिंक 2013 में, इट रेगुलेट पेंशन अंडर 2010, इट प्रमोट ऑन ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी। ठीक है, 2013 में। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंसी एंड बोर्ड ऑफ, ये 2016 कोड ऑफ कंडक्ट फॉर्मुलेट
and enforce rule for the corporate and individual insolvency resolution, liquidation and the bankruptcy. It is also appoint the authority for the regulation and development of the valuers in India registered value. ठीक है, तो ये यहाँ पे वैल्यूअर्स के लिए भी अपॉइंटमेंट किया जाता है। और जो जैसे कोई विजय माल्या ये सब कुछ है, जैसे ऐसा कुछ कोई बैंक में ये सब होता है, तो उसके चक्कर में इसमें रूल रेगुलेशन बनाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रेगुलेशन इन इंडिया सिक्योरिटी मार्केट, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन 1956। ये जो एक्ट है ये 1956 का एक्ट है। दिस एक्ट गिव्स सेबी अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द इंडियन सिक्योरिटी मार्केट, इट रेगुलेट सेबी। ठीक है, ये सेबी के ऊपर भी एक कोई बाप है, वो है तुम्हारा सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन 1956। ठीक है, ये डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करता है, ये इनडायरेक्ट कंट्रोल करता है। ठीक है, सेबी प्रोविज़न फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग, ये सेबी इसको स्ट्रिक्टली मना करता है। 2015 में आया था सेक्शन 30 2015। सेबी प्रोविजन फॉर द फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रिलेशन टू सिक्योरिटी, ये 2003 में। ये थोड़ा रेगुलेशन है, आपको याद करने पड़ेंगे। मुझे तो यार अब पढ़ पढ़ के पता नहीं याद है कि नहीं, साला समझ में नहीं आ रहा कि याद है कि नहीं है। ठीक है, बट ये कि फ्रॉडुलेंट का मतलब होता है कि जानबूझ के गलती का इन्फॉर्मेशन लाइक सत्यम, जैसे सत्यम घोटाला मिस प्रेजेंटेशन करना। ठीक है, जानबूझ के फ्रॉडुलेंट। चाइनीज वॉल क्या होता है, टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड द चाइनीज वॉल। ठीक है, इफ एनी स्टॉक्स रिजल्ट विल कमिंग एंड डू नॉट शेयर एनी डिपार्टमेंट टू द अदर इज कॉल्ड द चाइनीज वॉल, कि किसी चीज़ का रिजल्ट आ रहा है उसको बड़ा गोपनीय के साथ जो है कॉन्फिडेंस रखना। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशन 2000। या अब इसमें इस यहाँ से फिर आगे तुम्हारे बहुत सारे आगे। रेगुलेशन 3 क्या करता है, एप्लीकेशन फॉर द सर्टिफिकेशन, इंडिविजुअल और द एंटिटीज एक्टिंग रिसर्च एनालिस्ट मस्ट ऑब्टेन द सर्टिफिकेशन फॉर द सेबी टू कंटिन्यू द रिव्यू। रेगुलेशन 4 क्या करता है, रिसर्च रिपोर्ट या इंश्योरेंस फ्रॉम ओवरसीज। ठीक है, पर्सन आउटसाइड इन द इंडिया इंश्योर रिसर्च रिपोर्ट द कॉजेशन, कोई व्यक्ति बाहर व्यक्ति रिपोर्ट है तो उसको नहीं करा। रेगुलेशन 5 क्या करता है, प्रोवाइडिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन, सेबी में रिक्वेस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर द एप्लीकेशन एंड द मे रिक्वायर दियर रिप्रेजेंटेशन, अगर कुछ एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो आपको रेगुलेशन 5 क्या। रेगुलेशन 6 क्राइटेरिया फॉर द सर्टिफिकेशन, सेबी कंसिडर वेरियस एक्सपेक्ट इंक्लूडिंग क्वालिफिकेशन, कैपिटल, एडुकेशन, फिट, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। रेगुलेशन ये रेगुलेशन 6 में आता है। रेगुलेशन 7 में क्या आता है, क्वालिफिकेशन एंड द क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट, आपकी क्या क्वालिफिकेशन ये सब। रेगुलेशन 8 में आता है डिपॉजिट, जो डिपॉजिट करना होगा। रेगुलेशन 9 में आता है ग्रांट फॉर सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन। रेगुलेशन 10 में आता है यहाँ पे पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेशन, वैलिडिटी टिल इज सस्पेंडेड और कैंसिल, ये तब तक आपके पास रहेगा जब तक कैंसिल नहीं हो जाता है। रेगुलेशन 11 बताता है रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेशन। रेगुलेशन 13 बताता है प्रोसीजर वेयर रजिस्ट्रेशन इज रिफ्यूज। रेगुलेशन इंसॉल्वेंसी एंड द बैंक्रप्सी कोड, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 में आया। ठीक है, इंतरिम रिजॉल्व, अगर एबीबी को मुझे सर्विस दी और 10 लाख मैंने कमा लिए लेकिन एबीबी ने 2 लाख नहीं दिए तो उससे कंडीशन में एबीबी मैं क्लेम कर सकता हूँ। ठीक है, ये इसे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में अलाउ क्रेडिटर्स द IBC 26 allow creditors or the company itself a life file insolvency against the company owing more than 1 इकाई 23 सैकड़ा हज़ार 10,000, अगर 1 लाख के ऊपर का कुछ है तो वो मुझे वहाँ पर कर सकता हूँ। ठीक है, तो IBC allow creditors or the company itself to life insolvency against the company owing more than 1 lakh and interim resolution professional manage affect the procedure 180 days 180 days resolution period can result in restructuring or the liquidation with the creditors overseeing the process. Code of conduct for the research analyst, honesty एंड क्या देना क्या करना क्या नहीं करना इसमें, ऑनेस्टी ऑन द गुड फेथ, डिजिलेंस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अभी आएगा, इनसाइडर ट्रेडिंग पर बैन है, कॉन्फिडेंशियली, कंप्लायंस, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सीनियर मैनेजर। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब अगर मेरी वाइफ रिलायंस इंडस्ट्री में CEO और मैं आ रही हूँ तो मैं उस कंपनी का तो आ रही है तो इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। तो मुझे बताना पड़ेगा कि भाई, नहीं तो फिर अगर पता चला मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिली और मैंने शेयर खरीद लिए, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
ठीक है। तो मुझे बताना पड़ेगा हाँ कि भाई मेरी वाइफ वहाँ काम करती है, अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा तो मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं रहूँगा। ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर आर ए रेगुलेशन 15 इस्टेब्लिशमेंट इंटरनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर 15A चार्ज फी टू कस्टमर, ये ले सकता है। ठीक है। रेगुलेशन 16 लिमिटेशन ऑफ द ट्रेडिंग बाय द रिसर्च एनालिस्ट मॉनिटर पर्सनल ट्रेडिंग एडिशनल प्रोविडेंट ट्रेडिंग रेगुलेशन 16 में। रेगुलेशन 17 कंपनसेशन ऑफ आर ए। रेगुलेशन 18 में लिमिटेशन ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट पब्लिक अपीयरेंस एंड आउटपुट इन बिजनेस। रेगुलेशन 19 में डिस्क्लोजर इज रिसर्च रिपोर्ट। 19A में आर ए shall maintain the functional website containing such details may be specified by SEBI। रेगुलेशन 20 में कंटेंट ऑफ द रिवर्सल रिपोर्ट इंश्योर फैक्टल एंड द क्लियर इंफॉर्मेशन रिसर्च रिपोर्ट डिफाइनिंग रेटिंग। रेगुलेशन 21 में रिकमेंडेशन इन द पब्लिक मीडिया। रेगुलेशन 22 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। 23 में एडिशनल डिस्क्लोजर ऑफ द प्रॉक्सी एडवाइजर। 24 जनरल रिपोर्ट मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड अपॉइंटमेंट ऑफ द कंप्लायंस ऑफिसर। 26 में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। 26B का रिड्रेसल ऑफ द इन्वेस्टर ग्रीवेंस। 26 क्लाइंट एंड लेवल सेग्रीगेशन ऑफ द रिसर्च सर्विस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन एट्रीब्यूट। रेगुलेशन 32 में लायबिलिटीज फॉर द एक्शन इस केस ऑफ द डिफॉल्ट। लास्ट आता तुम्हारा एक्सचेंज सर्वाइलेंस मैकेनिज्म GSM एंड ASM। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। एक्सचेंज सिक्योरिटी मैकेनिज्म GSM एंड ASM। ठीक है, एक्सचेंज सिक्योरिटी stock exchange facilitate transparent trading in the security market between the buyer and seller in order to enhance the integrity of the market and the protect investor interest SEBI along with the exchange important several surveillance। ये दो टाइप से होता है यहाँ पर GSM और KSM। इसको बोलते हैं ग्रेडेड और इसको बोलते हैं एडिशनल सर्वाइलेंस मैकेनिज्म। ग्रेडेड मतलब क्या होता है, इट इज़ ए लो मार्केट पार्टिसिपेशन और नेटवर्थ लो, इसकी जो नेटवर्थ लो होती है। सेट क्राइटेरिया फॉर द पुटिंग इज सिक्योरिटीज अंडर GSM। सिक्योरिटी कंपनी नेटवर्थ 10 करोड़ से कम होनी चाहिए एंड नेट फिक्स एसेट 25 करोड़ से नीचे। इसकी जो नेटवर्थ है 10 करोड़ से नीचे और टोटल फिक्स एसेट 25 करोड़ से नीचे, बट ट्रेडिंग एट द माइनस नेगेटिव P और P मल्टीपल दैट 2x ऑफ द P ऑफ द बेंचमार्क इंडेक्स। मार्केट कैपिटल 25 करोड़ से कम, P XX ऑल्सो प्राइस टू बुक वैल्यू 2x ऑफ द बेंचमार्क नेगेटिव। ठीक है, सेबी रिस्ट्रिक्शन करता है डिलीवरी बैंड ट्रेडिंग, रिड्यूस प्राइस बैंड, मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड फ्रेक्सी ऑफ द अपसाइड, नेट ऑलरेडी वैल्यूएशन लास्ट ईयर। ठीक है, और इसमें इट इज़ द आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन द प्राइस एंड वॉल्यूम टॉप 25। ठीक है, इसमें ये जो आइडेंटिफाई और ये जो एडिशनल सर्वालेंस इसमें होगा वो इसमें नहीं होना चाहिए पहले से। ठीक है, वो पहले से इसमें होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा मोटा आइडिया मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैंने आपको अभी मैं यहाँ पर आपके सामने इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, अभी आपके बचे इसमें। ठीक है, यहाँ पे आपके तीन टॉपिक 3 चैप्टर हो गए हैं और लास्ट वाला मैं अभी थोड़ी देर में यहाँ पे करूँगा। मैंने कहा आज ही मैं कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पर मेरा बचा है एक कमोडिटी बचा है और एक मेरा टेक्निकल बचा है। लास्ट 2 चैप्टर बचे हैं, वो चैप्टर मैं आपको डाल दूँगा। ठीक है, थैंक यू।